मुद्दा जो है आज का वो एक ऐसा मुद्दा है जो इलेक्शन से भी जुड़ा हुआ है और कई आउटसोर्स कर्मचारियों से भी जुड़ा हुआ है। जी हां, आप समझ गए होंगे कि मुद्दा आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है, सभी की नजरें उस मीटिंग पर थी। कई फैसलों के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों का भी फैसला हुआ। 30,000 के लगभग जो है आसपास आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं और एक लंबे वक्त से मांग कर रहे थे अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर। ठेकेदारी प्रथा के अंदर वो काम कर रहे थे, ठेकेदार द्वारा उनका शोषण भी जो है वो एक लंबे वक्त से हो रहा था। और अब जो फैसला सामने आया है, यानी कि एक मेजर तौर पे, मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम जो है वो बेसिक तौर पर बदल दिया गया है और उसे बदलकर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी किया गया है। यानी अब ये एक कंपनी के तौर पर काम करेगा निगम, और ये कंपनी आउटसोर्स कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको मैनेज करेगी। यानी कि किसी भी, चाहे वो सरकारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर जरूरत पड़ती है तो इसी कंपनी के द्वारा उन्हें रखा जाएगा। कहा यह जा रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, क्या फायदे क्या नुकसान वो चीजें अभी साफ नहीं हुई, लेकिन जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, जो प्रेस में बातें कही गई, उससे यह नजर में आता है कि एक ठेकेदारों द्वारा जो शोषण होता था वो बंद होगा। उनकी सैलरी जो बहुत ज्यादा जो है वो हड़प ली जाती थी, वो जो कटकुटा के उनके हाथों में आती थी, अब वो पूरे तौर पर उनके हाथों में आएगी। और अगर उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है तो सही जगह पे उसका यूटिलाइजेशन होगा। यानी कि अगर पीएफ या किसी और तरीके से उनकी सैलरी कटती है तो वो प्रॉपर तरीके से कटेगी। तीसरा, कि कहीं ना कहीं उन्हें सीधे एक, कहा जाए कि धारा में लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब क्या पूरा माजरा है, कितना जो फैसला सामने आया है वो फायदेमंद है, उसको लेकर कितने आउटसोर्स कर्मचारी खुश हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं, शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र जी नमस्कार, हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नमस्कार ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल टुडे की समस्त टीम का एवं समस्त दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो सर, बुधवार को आपके लिए गुड न्यूज आई है? जी, ये काफी लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी जो अपनी मांग रख रहे थे सरकार के समक्ष, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बुधवार को आई है, जो कहीं ना कहीं एक, आप इसको बोल सकते हो कि सबसे इग्नोर्ड कैटेगरी आउटसोर्स की, जो आज तक मैं मानता हूं पिछले 22 वर्षों तक काफी सरकारें आई, काफी सरकारें गई, लेकिन इस सरकार द्वारा जो प्रयास आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किए गए और जो परिणाम इसको उनके लिए कैबिनेट मीटिंग के दौरान निकल करके सामने आए, तो वो कहीं ना कहीं प्रसन्नताजनक है और समस्त आउटसोर्स कर्मचारी इस परिणाम से काफी खुश हैं। लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका आज जो बुधवार को जो है वो आपको परिणाम मिला, कितने लंबे वक्त से लड़ाई चल रही थी आपकी? जी, निरंतर 2-2.5 साल से हम इस मुद्दे को उठा रहे थे और आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का मैं प्रदेश संयोजक भी रहा हूं। इसको हमने पूरे प्रदेश के अंदर संयोजा है और उसके बाद इसकी अध्यक्षता का कार्यभार भी अपने कंधों पर लेते हुए निरंतर 2 वर्ष से हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जो हमें काफी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। शैलेंद्र जी, थोड़ा विस्तार में बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या क्या परेशानियां आपको अभी तक झेलनी पड़ी हैं, या कहा जाए कि ठेकेदारी प्रथा के थ्रू आपको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, थोड़ा विस्तार में बताइए। जी, देखिए, पिछले 2 वर्षों में जब से मैं आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ में बतौर प्रदेश अध्यक्ष कार्य कर रहा हूं, तो एक तो काफी प्रदेश के कोने कोने से निष्कासन के मामले मेरे समक्ष निरंतर आ रहे थे। भिन्न बोर्डों, विभागों, हिमाचल प्रदेश के लगभग 40 से ज्यादा विभाग हैं, वहां पर हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हर एक विभाग के अंदर वो काम, अपना सेवाएं पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्ण तरीके के साथ लंबे समय से प्रदान कर रहे हैं। और जब जब उनका निष्कासन हुआ तो महासंघ ने हर एक उस व्यक्ति का जिसका निष्कासन हुआ, उसको सरकार के समक्ष रखने का पूरा बीड़ा उठाया और माननीय
जयराम ठाकुर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं मानूंगा इस मुद्दे को उन्होंने काफी संवेदनशीलता के साथ लेते हुए हमारी हर एक डिमांड को पूरा किया। मैं आपको उदाहरण इसके कुछ एक आपके साथ साझा करना चाहूंगा, यदि आपके पास समय भी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। देखिए, कोविड काल में हमारे अनेकों कर्मचारी जो कोविड में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट ओनली कोविड पीरियड के लिए थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन हमने जब जब सरकार को चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से हो, हमने दी है। तो उन्होंने काफी गंभीरता से हमारी बात को सुना। मैं जैसे आपको उदाहरण दे रहा था, कांगड़ा मुख्यमंत्री जी का दौरा था और वो आए हुए थे और हमारा एक डेलीगेशन प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, जी। और हमने वहां उस समय उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी नोटिफिकेशन की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी क्षण अपने अधिकारियों को बुलाते हुए इसके दूसरे या तीसरे दिन इसकी नोटिफिकेशन करवा दी थी। बाकी मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, चंबा में हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत केंद्र से उनकी फंडिंग आती है, केंद्र सरकार की ओर से। तो उनकी फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से ना आ पाने के कारण उन कर्मचारियों की नौकरी पर भी काफी संकट के बादल मंडरा गए थे। इवन डिपार्टमेंट ने उनको टर्मिनेशन लेटर भी थमा दिए हुए थे। तो जब हमने ये केस माननीय मुख्यमंत्री जी को ओक ओवर में जाकर के रिप्रेजेंट किया अपने उन्हीं साथियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथियों के साथ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को पूर्णतया वहां पर सुना, और इस बात को उन्होंने इतनी गंभीरता से लेते हुए, देखिए, तमाम हेल्थ सेक्रेटरीज की उसी दिन रात को उन्होंने मीटिंग कॉल कर दी इमीडिएट बेसिस पर, और इसकी वापसी के लिए उनको निर्देश भी दिए। जिसके बाद हम स्वास्थ्य प्रधान सुभाशीष पांडा जी से मिले, और उन्होंने इस बात को हमें बताया कि अगर शैलेंद्र आप चाहोगे कि ये नोटिफिकेशन हम आज ही करें तो ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये आदेश दे दिए हुए हैं और फाइल हमारे टेबल पर पड़ी है, तो ऐसा सवाल नहीं होता कि हम इस तरीके इनको दोबारा रिट्रेंचमेंट इनकी डिपार्टमेंट के अंदर ना करें और इनकी सेवाओं पर जारी ना रखें। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और उनके कहे अनुसार दूसरे तीसरे दिन जब मैंने उनसे फॉलो अप लिया, तो उन्होंने हमें समय भी बता दिया कि इतने समय अंतराल के अंदर इनकी डिपार्टमेंट्स के अंदर सेवाओं को पुनः जारी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी थे, मेंटेनेंस गैंग के हो, चाहे अन्य विभाग हैं, जल शक्ति विभाग है, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कई विभागों में हमें, जो मैं मानता हूं कि जो मेरे को महासंघ का प्रतिनिधित्व करते समय सबसे बड़ी जो समस्या आई, तो वो कहीं ना कहीं नौकरियों की, जो एक नौकरी जाने की एक तलवार आउटसोर्स कर्मचारियों के सिर पर हमेशा मंडराती रहती है। तो उनकी नौकरियों का जो खतरा और उनके समक्ष बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। अभी देखिए, आपने भी इस बात को माना है कि प्रेस ब्रीफिंग अभी इस पॉलिसी को लेकर की गई है। ये पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसको बनाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस पॉलिसी का भी पूरा ड्राफ्ट अभी महासंघ के साथ साझा नहीं हो पाया है। लेकिन हमारी देखिए, शुरू से ही ये एक सूत्रीय मांग हमेशा से ही रही है नौकरी की सुरक्षा को लेकर, और हमें पूर्ण आशा है सरकार पर और पूर्ण विश्वास है ऐसी सरकार पर जिसने आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले को इतनी गंभीरता से लिया है कि वो नीति के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नीति है, एक तो मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का, जो उन्होंने लंबे समय से जो नीति की मांग, आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी की मांग चल रही थी, वो प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम की है, और द बेस्ट पॉसिबल वे में इसको जो भी वो सरकार कर सकती थी इसके अंदर वो कर रही है। और हमें पूर्ण आशा है कि एक जॉब सिक्योरिटी, जो प्रमुख कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है, जॉब सिक्योरिटी को इस पॉलिसी में वो जरूर शामिल करेंगे। शैलेंद्र जी, कितना चीज आपको इस समझ में आई है कि कितना बेनिफिशियरी ये हो सकता है जो फैसला लिया है? क्योंकि अभी नोटिफिकेशन प्रॉपर नहीं आई है, लेकिन जितना जो खबरें बाहर आई हैं उससे कितना फायदेमंद ये फैसला आपको नजर आता है? देखिए, अभी कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से या कैबिनेट की जो डिसीजन की आउट वेबसाइट पे, पोर्टल पे उन्होंने अपलोड किया था, उसके माध्यम से ही हम अभी बता सकते हैं। जब तक हमें पूर्ण वो ड्राफ्ट शेयर नहीं होता, उसको स्टडी करने के बाद आ पाएंगे। लेकिन जहां तक अभी प्रेस ब्रीफिंग में निकल करके आ रहा है, तो गौतम जी देखिए, ये हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अभी पिछली हाल ही में मेरी एक प्रेस वार्ता में मैं इस बात को बोल रहा था कि सरकार, चाहे वो
कोई पार्टी हो, इस मुद्दे के ऊपर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस होकर के सबको इस समय सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मसला युवाओं के भविष्य के साथ, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा है। और सरकार को इस मुद्दे के ऊपर एक दूरदर्शी सोच रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिस्टम बैकडोर, कई लोग इसको मानते हैं और बैकडोर भर्तियों के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें काफी हमारे शिक्षित युवा हैं जो प्रॉपर टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आए हैं। तो इस युवाओं के देखिए शोषण जो आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक चलना था, उस पर एक अंकुश सरकार द्वारा लगाया गया है, जो मैं मानता हूं हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और आउटसोर्स कर्मचारी जो लगभग 35,000 के करीब हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एक कंपनियों के चंगुल से और ठेकेदारी प्रथा से जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि उनको छुटकारा मिलेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, जो आज दिन तक निरंतर 22 वर्षों से मैं मानूंगा ये बात पूर्ण किसी भी सरकार नहीं हो पाई थी, और ये जयराम सरकार द्वारा अब पूर्ण हो रही है। और समस्त आउटसोर्स कर्मचारी 35,000 के करीब, यदि इस पॉलिसी के अंदर सरकार जॉब सिक्योरिटी भी शामिल कर देती है, तो इस पॉलिसी के समर्थन में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, और इस बार सरकार नहीं, हिमाचल में रिवाज बदला जाएगा और जयराम ठाकुर जी की सरकार को पुनः हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि दोबारा सत्ता में आए। जी, जॉब सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी के मायने क्या हैं आपकी नज़र में? किस चीज़ को आप जॉब सिक्योरिटी कहते हैं? देखिए, भिन्न-भिन्न हमने तो कई रिप्रेजेंटेशंस की हैं, तो इस मुद्दे को मैं तो काफ़ी एंगल से देखता हूँ। देखिए, 2-3 केस आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, कई बार क्या होता है गौरव जी कि कुछ एक प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए चलाए जाते हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, कुछ एक समय के लिए चलाए जाते हैं, वहाँ पर मैन पावर उस समय के लिए रिक्रूट की जाती है। और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो दैट एम्प्लॉइज आर आल्सो कोटरम्यूस विद द प्रोजेक्ट। उन कर्मचारियों को भी उस प्रोजेक्ट के समापन के साथ उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। दूसरा, देखिए, कई पोस्टें ऐसी होती हैं सरकारी विभागों के अंदर, जो फाइनेंस से मंजूर पोस्टें होती हैं, सरकारी पोस्टें, और कर्मचारियों को तो साल-साल बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का लिखा होता है उसमें, लीगल जो भी उनको पॉइंट्स उनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में होते हैं। तो देखिए, उनके स्थान पर कल को कोई शक्ति वहां पर आती है, तो उन कर्मचारियों को भी बिना वजह के, हालांकि उन्होंने देखो अपने विभाग के अंदर 8 सालों से या 10 सालों से निरंतर सेवाएं दी होती हैं, तो उनको उससे हाथ धोना पड़ता है। ऐसे कई केस हमारे समक्ष आए, और हमने पूरी गंभीरता के साथ जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था। उस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय हमारे महेंद्र सिंह ठाकुर जी के समक्ष हमने ये केस पूरा, कोई मेरे को लग रहा है 10-12 डिपार्टमेंट के केस हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, जिसमें से मैक्सिमम केसेस को सरकार द्वारा हल किया गया। और यदि उनको उस जगह पर डिप्लॉय सरकार नहीं कर पाई, तो उसने उनको किसी और जगह पर उनकी नौकरी को देखते हुए संवेदनशीलता के साथ, पूर्ण संवेदनशीलता के साथ उनकी वापसियां करवाई। कर रहा था कि इस तरीके से कर्मचारियों के ऊपर देखिए नौकरी की जो सुरक्षा है, उसका मुद्दा एक अहम मुद्दा है, जिसमें बिना कर्मचारियों की गलती के, देखिए, एक और मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यदि कोई कर्मचारी अपने हक के लिए भी आवाज उठाते हैं, तो देखिए, रातों रात उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको खराब कर दिया जाता है, चाहे वो 8 साल से कितना भी अच्छा उनका रिकॉर्ड क्यों ना हो, है ना? तो इस बात को भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कर्मचारियों की कोई गलती नहीं होती। आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर कम से कम एक चेक होना चाहिए, प्रॉपर चेक होना चाहिए, ताकि उनको बिना वजह नौकरी से हाथ ना धोना पड़े। एक शैलेंद्र जी, एक बात ये भी सामने आती रही है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो एक परमानेंट जो
जिसकी नौकरी पक्की है, सरकारी नौकरी है, उसके जितना ही काम करते हैं लेकिन सैलरी उससे बहुत कम, तो क्या काम अभी भी आपके पास वैसा ही रहेगा, लेकिन जो सैलरी आपको मिलेगी, जो भी 14, 18, 20 जितनी भी सैलरी आप लोगों की होती है, क्या उसमें संतुष्ट है? ये वैसे तो हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इस जो पॉलिसी है उससे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। यदि ठेकेदारों से या यूं बोलिए कि बिचौलियों से उनको छुटकारा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उनका वेतनमान उनको बढ़ने की इसमें संभावना है। क्योंकि जो कमीशन के रूप में एक भारी राशि इन ठेकेदारों को या बिचौलियों को आप बोल सकते हैं प्रदान की जाती थी, वो अब डायरेक्ट अगर उनके निगम से मिलती है, तो निश्चित रूप पर पूरे कर्मचारियों को आशा है कि उनके वेतनमान में काफी बढ़ोतरी सरकार द्वारा की जा सकती है। बाकी पॉलिसी का ड्राफ्ट पढ़ करके हम इसका पूरा पास ब्रीफिंग कितना पैसा जाता था, कितना कमीशन जाता था आपके हिसाब से? जी, नियर अबाउट 6% इसका कमीशन कंपनियों को या ठेकेदारों को जाता था। तो वो उनके 6% आपकी सैलरी से जाता था? जी, जी, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से ये 6% जाता था। बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है कि इन तमाम परेशानियों से वो जो आउटसोर्स कर्मचारी जितनी भी प्रताड़ना से गुजर रहे थे, चाहे वो सैलरी डिडक्शन हो, चाहे वो वर्किंग आवर्स हो, चाहे वो काम का प्रेशर हो, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं रिलैक्स होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जो एक बड़ी आवाज उठती हुई सुनी थी वो यही सुनी थी कि हम काम एक परमानेंट एम्प्लॉय जितना करते हैं लेकिन ना ही हमें उतनी तवज्जो मिलती है और ना ही उतना पैसा मिलता है। जी बिल्कुल गौतम जी, निश्चित तौर पर हम इस पॉलिसी से काफी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के द्वारा सरकार द्वारा बोला जा रहा है इन फॉर्म्स पर कि R&P रूल्स को फॉलो किया जाएगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को जैसे निगम के अंदर अंडरटेक किया जाएगा, तो एक मुख्य धारा में उनको लाया जाएगा, सरकार के साथ एक सीधा संपर्क उनका बनाया जाएगा। तो हम उनके उज्जवल भविष्य और एक अच्छे वेतनमान और नौकरी की सुरक्षा, वैसे तो महासंघ की ये प्रमुख मांग है, नौकरी की सुरक्षा को लेकर की ही महासंघ बहुत ही ज्यादा प्रताया है। तो हमें नौकरी की सुरक्षा इस पॉलिसी में हमारी पूर्ण आशा है कि सरकार जरूर आउटसोर्स कर्मचारियों को 35,000 कर्मचारियों को उनके सुनहरे भविष्य को देखते हुए प्रदान करेगी। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव आने की वजह से ये नतीजा जो है वो जल्दी हो पाया है कि चुनावी नुकसान ना हो? शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये चुनावी नुकसान ना हो इसके लिए फैसला बहुत जल्दी आया आउटसोर्स कर्मचारी और तमाम तबकों, जो भी नाराज तबके हैं, लोग हैं, उन्हें संतुष्ट करने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, कैबिनेट बैठक जो है वो लगातार बैक टू बैक हो रही हैं? निश्चित रूप पर काफी सरकारें हम भी देख चुके हैं, लेकिन जयराम ठाकुर जी की जो सरकार है, उसने हर एक कैटेगरी को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो प्रदेश के अंदर, उसकी डिमांड को सुना है और माना है। और ऐसा नहीं है कि ये चुनावी दृष्टिकोण से ही सरकार कर रही है, सरकार को भी उनके भविष्य को लेकर के चिंता है। ये कहीं ना कहीं चिंता माननीय कमेटी अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने भी हमारे साथ एक बार मीटिंग में साझा की थी कि वे उनके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, इसलिए वो इतना जो सरकार द्वारा काम किया जा रहा है वो इस दृष्टिकोण। में इस फैसले से सरकार को कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा, खासकर आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी एक बैनर के तले, महासंघ के बैनर के तले संयोजित है, पूर्णतः संयोजित है। हाल ही में हमने अपनी प्रदर्शन विधानसभा में भी किया था, जिसमें हमारे लगभग 20,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी विधानसभा परिसर में इकट्ठे हुए थे। तो पूरे पूरे रूप से वो लोग संगठित है और संगठन के कहे अनुसार यदि सरकार इस पॉलिसी को लाती है, उसको लागू करती है, तो निश्चित रूप से वो मिशन रिपीट में, या आप यूं बोल सकते हैं कि रिवाज बदलने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। और अगर आप उनके परिवारों की संख्या भी मिला लें,
तो निश्चित रूप से ये एक चुनावों पर एक भारी असर पड़ेगा इसका, और सरकार मिशन रिपीट अवश्य करेगी। चलिए शैलेंद्र जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और आपको शुभकामनाएं कि आने वाला जो ड्राफ्ट है वो आपके लिए खुशियां लेकर आए और आपके परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। जो भी चीजें, जो भी मुसीबतें आप झेल रहे थे उनसे आपको निजात मिले। शुक्रिया शैलेंद्र जी को। के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों की मुसीबत का निजात होता हुआ नजर आ रहा है। आपने शैलेंद्र शर्मा को सुना, उन्होंने तमाम चीजें बताई कि आखिर किस तरीके से उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, इस फैसले के बाद क्या उन्हें उम्मीदें हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी में समाधान होते हुए नजर आएंगे।